चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है लॉजिक के, लॉजिक्स में जो यूज होता है, जो यूटिलाइज होता है, वो इन्फेरेंसिंग है या इन्फेरेंस है। इन्फेरेंसिंग का मतलब ये होता है, या इन्फेरेंसिंग में हम काम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि बेस्ड ऑन सेंटेंसेस या मल्टीपल सेंटेंसेस हम थर्ड चीज को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बादल हैं और मौसम अच्छा है, क्लाउड डार्क, मतलब बादल हैं और टेम्परेचर भी कम है, तो चांसेस है कि बारिश हो जाएगी, मिसाल के तौर पे ऐसी बात। इसी तरीके से अ, धूप निकली हुई है और बादल नहीं है, तो चांसेस है कि आज सनी डे होगा। ठीक है। तो इन्फेरेंसिंग से बेसिकली हम लोग जो ऑलरेडी हमारे पास रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम उन्हीं रूल्स को हम बेसिकली उनसे नए रूल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या उनको बेसिकली वो कर रहे होते हैं, प्रूफ कर रहे होते हैं। ठीक है। यानी ऑलरेडी जो हमारे रूल्स हैं, उन रूल्स से फर्दर रूल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये इन्फेरेंसिंग में हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। कौन सा वाला का पूछ रही हो बुशरा? ये वाला कॉन्ट्रापोजिशन, ए implies बी एंड बी implies सी, इन्फेरेंसिंग में ए implies बी implies सी। इसमें ये बेसिकली प्रूफ करने की कोशिश करी होगी कि अगर ए बी को रेफर कर रहा है या इम्प्लाई कर रहा है और बी सी को रेफर कर रहा है, तो ए ऑटोमेटिकली सी को रेफर कर रहा है, जो मैथमेटिक्स में जैसे होता है। इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, देन ए इज इक्वल्स टू सी। तो ये वो मैथमेटिक्स वाली बात प्रूफ की है। इन्फेरेंसिंग ये आप नहीं, आप इसको आसान और आसान कर सकते हो। इन्फेरेंसिंग समटाइम्स इस तरीके से भी काम कर रहा होता है जैसे आपने एग्जांपल दी। ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये भी कर रहे होते हैं हम लोग कि हम मल्टीपल रूल्स को कॉन्केटिनेट करके मिलाकर एक नया रूल बेसिकली डिवाइस कर रहे होते हैं और उसकी वैल्यू को प्रूफ कर रहे होते हैं। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंकलर्स ऑन थे। ठीक है। तो इस चीज को मैंने वैलिडेट कर लिया, इस चीज को मैंने रेफर इन्फर कर लिया कि क्योंकि मेरा जो रूममेट है वो स्प्रिंकलर्स की वजह से गीला हुआ, तो इसका मतलब लाजमी है कि स्प्रिंकलर्स ऑन थे, तभी तो वेट हुआ स्प्रिंकलर्स की वजह से। ठीक है। तो इन्फेरेंसिंग से हेल्प क्या होती है हमें? इन्फेरेंसिंग से ये हेल्प होती है कि हम जो रूल्स होते हैं उनको कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारी तो वैल्यूज हैं उनको हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। स्प्रिंकलर्स ऑन थे या नहीं थे, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इन्फेरेंसिंग या इन्फेरेंस हमने इस चीज को कंक्लूड कर लिया कि स्प्रिंकलर्स ऑन की वजह से रूममेट बैठे, तो इसका मतलब स्प्रिंकलर्स ऑन थे। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे मिसाल के तौर पे रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, ये लिखा हुआ है, स्प्रिंकलर्स ऑन, और नॉलेज बेस के अंदर क्या जाएगा। ठीक है। इन्फेरेंसिंग को एंटेलमेंट भी कभी कभार कह सकते हैं। ठीक है। वी से स्प्रिंकलर्स ऑन इज entailed by the knowledge base if for every setting of propositional variable for which the knowledge base is true, sprinkler on is also true। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम नॉलेज बेस के अंदर हम स्प्रिंकलर्स ऑन की बेस के ऊपर वैल्यूज को इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है। पर जहाँ पे स्प्रिंकलर्स ऑन है, वहां पे नॉलेज बेस के अंदर वैल्यू भी ट्रूथ ही एंटर हो रही होगी। ठीक है। तो रेन, रूममेट वेट ऑफ बिकॉज ऑफ रेन फॉल्स है, और जिसका मतलब है स्प्रिंकलर्स भी ऑफ है, नॉलेज बेस में भी फॉल्स किया। रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, स्प्रिंकलर्स ऑन है लेकिन वो वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स नहीं हुआ, तो नॉलेज बेस में फॉल्स किया। रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, स्प्रिंकलर्स ऑन नहीं थे लेकिन, ठीक है, या वो किसी भी तरीके से समझ लें, आपको पता चल रहा है, तो फॉल्स। स्प्रिंकलर्स ऑन थे और रूममेट भी वेट था बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, तो ट्रुथ वैल्यू जाएगी। ठीक है। तो ये आपने स्प्रिंकलर्स ऑन को इंटेल कर लिया, या आपने इन्फेरेंसिंग की हेल्प से इसको वैलिडेट कर दिया कि दोनों चीजें होंगी, तो फिर इसका मतलब है कि स्प्रिंकलर्स ऑन होंगे। स्प्रिंकलर्स भी ऑन हो और रूममेट भी वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स वाला रूल भी हो, यानी दोनों सेंटेंसेस ट्रू होंगे, तो ही नॉलेज बेस में ट्रू जाए, अदरवाइज ट्रू नहीं जाए नॉलेज बेस के अंदर। तो इन्फेरेंसिंग का ये फायदा कि आप सिमेंटिक्स को बेटर हैंडल कर सकते हो। ठीक है।
कि जो 2 सेंटेंसेस हैं आपके या मल्टीपल सेंटेंसेस हैं, उनकी वैल्यूज़ की बेस के ऊपर आप ये फाइनलाइज़ कर सकते हो कि हमारे डाटा जो हमारा नॉलेज बेस है उसमें क्या जाए, कौन-सी वैल्यू इंसर्ट हो, ठीक है? अच्छा जी। इनकंसिस्टेंट नॉलेज बेसिस। अब यहाँ पे जो डिस्कशन है, वो ये है कि कभी-कभार क्योंकि नॉलेज बेस भी बहरहाल जो भी डिज़ाइन कर रहा होता है, वो ह्यूमन ही बेसिकली सेंटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करके दे रहा होता है। चाहे वो कोई भी रूल्स को यूज़ करे, किसी भी तरीके से यूज़ करे। तो अगर वो सही से नॉलेज बेस के रूल्स को स्पेसिफाई ना करे या सेंटेंसेस सही से स्पेसिफाई ना हो, तो दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंट नॉलेज बेस। इनकंसिस्टेंट नॉलेज बेस का मतलब क्या है कि आपके जो सिस्टम है, उसके अंदर नॉलेज तो होगी लेकिन वो नॉलेज सही नहीं होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि उस नॉलेज के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये एक एग्ज़ाम्पल है इनकंसिस्टेंट नॉलेज बेस की। ठीक है, कि इसमें क्या किया है, पेट ऑफ रूममेट इज़ बर्ड। जो मेरा रूममेट का पेट है उसका वो बर्ड है, इम्प्लाइज दैट पेट ऑफ रूममेट कैन फ्लाई। ठीक है, अगर वो बर्ड है तो फ्लाई कर सकता है, ये हमने इन्फर कर लिया। ठीक है, पेट ऑफ रूममेट इज अ पेंगुइन। पेंगुइन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, इम्प्लाइज दैट पेट ऑफ रूममेट इज अ बर्ड। ठीक है, पेट ऑफ रूममेट इज अ पेंगुइन इम्प्लाइज दैट नॉट पेट ऑफ पेंगुइन कैन फ्लाई। ठीक है, यानी पेट ऑफ पेंगुइन कैन फ्लाई का नॉट का मतलब ये कि उसका जो रूममेट का जो पेट है वो फ्लाई नहीं कर सकता। पेट ऑफ रूममेट इज अ पेंगुइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गलती क्या करी कि हमने रूल तो बना दिया, लेकिन रूल को बनाते हुए ये नहीं देखा कि उसका जो बर्ड है, ये जो उसने जो उसका जो उसने बर्ड पाली हुई है, ठीक है, वो पेंगुइन है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी की वजह से आपके सारे रूल्स आगे जितने भी पेंगुइन से आगे के रूल्स है सारे के सारे गलत बने। तो आपकी जो नॉलेज होगी, जो आपका एजेंट होगा, जो जिस नॉलेज को यूज़ करते हुए डिसीजंस ले रहा होगा, फिर वो डिसीजंस भी गलत लेगा। तो inconsistent knowledge base lead to inconsistent decisions. ठीक है, and inconsistent decision leads to failure of uh, your AI system whatever जिसके अंदर आपने इस चीज को इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, टेक्निकली दिस इम्प्लाइज एनीथिंग। मिसाल के तौर पे अगर हम इस नॉलेज बेस को देखें, ठीक है, इस नॉलेज बेस के लिहाज से कोई भी बात सच हो सकती है। ठीक है, किसी भी बात को हम इम्प्लाई कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं द मून इज मेड ऑफ चीज। ठीक है, तो हमें कोई रोक नहीं रहा। तो अगेन जब हम नॉलेज बेस बना रहे हो तो हम उनमें रूल्स बनाते हुए या इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे जो रूल्स हैं, जो हमारे सेंटेंसेस हैं, वो सही हों। और जो जो जिन सेंटेंसेस में कोई मिस्टेक हो, कोई गलती है, तो ग्रामर के लिहाज से हम उनको कैटर करके या इन्फेरेंसिंग वगैरह से कैटर करके उनको हम पहले ही सॉर्ट आउट करके रिज़ॉल्व कर दें। ठीक है? एक और इसका तरीका होता है इस चीज़ को वैलिडेट करने का, जैसे इन्फेरेंसिंग है और लॉजिकल इक्विवेलेंस है, इस तरीके के और तरीके हैं जिनसे हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक चीज़ होती है रीज़निंग पैटर्न। रीज़निंग पैटर्न क्या होता है कि हम लोग बेस्ड ऑन द रीज़निंग ये डिसीजन ले लें, क्या ये एक सेंटेंस जो है, ठीक है? क्या ये सेंटेंस इस नॉलेज बेस का पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता? ठीक है? या क्या इस सेंटेंस को इस नॉलेज बेस का पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ठीक है? मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर सेंटेंस है एक ए और ए इम्प्लाई कर रहा है बी को, तो हम लोग कह सकते हैं या कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि जो नया सेंटेंस है बी, वो सही है। क्योंकि ए हमारे पास जो है, ठीक है, वो क्योंकि रीजनिंग पैटर्न को पास करते हुए आया है, तो इसकी जो इम्प्लीकेशन होगी बी के ऊपर, वो भी सही होगी। ठीक है, इस चीज को मोडस पोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, मोडस पोनेंस भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। कि अगर एक चीज की वैल्यू ट्रू है और वो किसी दूसरी चीज को इम्प्लाई कर रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि दूसरी वैल्यू भी ट्रू है। जैसे कि बुशरा ने शुरू में एक चीज कही थी, ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज सी, सो ए इम्प्लाइज सी इज ट्रू। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कि हम रीजनिंग बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो वैल्यूज की ट्रू है उसकी बेस के ऊपर हम दूसरी वैल्यूज को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ वाकई ये दूसरी वैल्यूज भी ट्रू हैं, क्योंकि ये इसकी पहली वैल्यू ट्रू है। तो इस रूल को मोडस पोनेंस भी कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से इफ वी हैव ए एंड बी वी कैन करेक्टली कंक्लूड ए। अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यूज हो तो हम ए की वैल्यू को भी कंक्लूड कर सकते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस है, वो भी एक रीजनिंग पैटर्न ही है। इन्फेरेंसिंग को भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर स्प्रिंकलर्स वाली बात है उसको प्रूफ करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए ये थोड़े से मोडस पोनेन वगैरह, ये सारी जितनी भी चीजें हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबको यूज करते हुए हम बेसिकली उसकी एक रीजनिंग का प्रूफ बना सकते हैं। रूममेट वेट implies that roommate wet because of rain और roommate wet because of sprinklers, ये पहली वाली बात ही है। roommate wet because of sprinklers implies that sprinklers were on। roommate wet because of rain implies that not roommate carrying umbrella, यानी उसके पास umbrella नहीं थी। umbrella gone means umbrella either you are carrying umbrella or roommate is carrying umbrella, not you carrying umbrella। you carrying umbrella or roommate carrying umbrella modus ponens। या तो आपके पास अम्ब्रेला है या तो आपके रूममेट के पास अम्ब्रेला है। यहाँ आपने मोडस पोनेंस लगा के एक नया रूल बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया, कंक्लूजन निकाल लिया, ये वाला 8 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली रीजनिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी तरीके से नॉट यू कैरिंग अम्ब्रेला implies that रूममेट कैरिंग अम्ब्रेला। अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं है इसका मतलब कि रूममेट के पास अम्ब्रेला है। ठीक है, तो ये जो आपने ये रूल बनाया है, इसी को लिखने का एक और अंदाज ये भी है, ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से रूममेट कैरिंग अम्ब्रेला, ये 7 और 9 का प्रोडक्ट पोनेन है। 7 क्या है, नॉट यू कैरिंग अम्ब्रेला, और 9 क्या है, नॉट यू कैरिंग अम्ब्रेला इन फर्स्ट डेट रूममेट कैरिंग अम्ब्रेला। तो इन दोनों का आपने रेफर करके कंक्लूजन निकाल लिया कि रूममेट के पास ही अम्ब्रेला है। ठीक है, इस तरीके से फर्दर पे रूल्स आपने एक्सट्रैक्ट करें। तो बेसिकली अब आप ने क्या किया कि जो आपके पास सेंटेंसेस थे उनकी बेस के ऊपर आपने चीजों को प्रूफ कर लिया, जो कि आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर करते थे। तो उस प्रूफ तक पहुंचने के लिए सारे स्टेप्स हैं बेसिकली। आप ये कह सकते हैं कि आप जब स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो वहां सबसे पहले अगर लॉजिक्स को यूज करना चाहें तो सबसे पहले आपको सेंटेंसेस को रूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उन रूल्स को फिर किसी ना किसी सेमेंटिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उनकी बेस के ऊपर उनकी इन्फेरेंसिंग वगैरह होगी। उसके बाद आप रीजनिंग के थ्रू उनको प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है या गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स प्रपोजिशंस ही हैं एक तरीके से, बिल्कुल ये प्रपोजिशंस ही हैं। आप इसको पी कह दो लेट से, ठीक है, इसको रूममेट वेट बिकॉज ऑफ रेन, इसको क्यू कह दो, इसको आर कह दो। इस तरीके से इनकी वैल्यूज को रख के आप प्रूफ कर सकते हो। वही चीजें जो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ के आए थे, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क है, चीज वही है। ठीक है। चलें, नमाज ब्रेक ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि 125 तक मैं रिकनेक्ट करूँ, फिर 125 पे इस लेक्चर को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, रिपोर्ट में कोड ऐड नहीं करना, मैंने बोला तो है, कोड ऐड नहीं करना, स्क्रीनशॉट्स ऐड करने हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उस पर आपने बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो कैसे सॉल्व हुआ है, उसकी स्क्रीनशॉट्स चाहिए, कोड नहीं चाहिए मुझे। आप कोड आप अपने पास रखो। ठीक है, तो ब्रेक के बाद आउटपुट, बिल्कुल आउटपुट और कोड के स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले लो, ठीक है।